1301 है, लाइम प्रोड्यूस्ड बाय स्लेकिंग ऑफ बर्न्ट लाइम स्टोन विद जस्ट सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द केमिकल रिएक्शन एंड which is available in the form of dry powder is hydrated lime। यानी कि जब स्लेकिंग करते हैं बर्न्ट लाइम स्टोन की, सिर्फ सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ वाटर जो कि केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए चाहिए, उसके साथ अगर हम बर्न्ट लाइम स्टोन की स्लेकिंग करते हैं तो जो लाइम प्रोड्यूस होता है उसको हाइड्रेटेड लाइम बोलते हैं, जो कि ड्राई पाउडर की फॉर्म में अवेलेबल होता है। मिनिमम थिकनेस जो होती है वॉल की, ये भी 1301 की रिपीट हुआ। मिनिमम थिकनेस ऑफ वॉल फॉर सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड जो होती है वो होती है 1.5 ब्रिक थिक, यानी कि सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड जो होता है 1.5 ब्रिक वॉल के बराबर थिक होता है। वाटर अगर हम ऐड करें इनिशियल सेटिंग टाइम को डिटरमाइन करने के लिए तो वो हम करते 0.85 पी, और पी है स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी, और यही हम साउंडनेस के लिए करते हैं 0.78 पी। जो एल्यूमिनियम पाउडर होता है कंक्रीट में वो यूज होता है एयर एंटेनिंग एजेंट की तरह। और फ्रेम्ड आरसीसी कंस्ट्रक्शन के लिए जो बीम के साइड्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं बॉटम ऑफ द बीम्स एंड स्लैब से। किस चीज़ में? फॉर्मवर्क इज रिमूव की बात करें तो जैसे फ्रेम्ड आरसीसी कंस्ट्रक्शन साइड्स से फ्रेम को फॉर्मवर्क को हम जल्दी रिमूव कर लेते हैं बजाय बॉटम ऑफ बीम एंड स्लैब के। उसके बाद वीकेट एपरेटस जो होता है वो कंसिस्टेंसी टेस्ट के लिए होता है, और ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट जो होते हैं वो ज़रूरी होते हैं वॉइड्स को कम करने के लिए, यानी कि अगर अच्छी ग्रेडिंग होगी तो वॉइड्स कम होंगे जिससे डेंसिटी और स्ट्रेंथ बढ़ेगी। लाइम जो होता है इफ प्रेजेंट इन एक्सेस, लाइम अगर एक्सेस में प्रेजेंट होगा तो वो ब्रिक को मेल्ट करवा देगा, इसके अलावा डिस्टॉर्शन करेगा ब्रिक में बर्निंग के टाइम पे। पोजुलाना अगर लाइम में ऐड किया जाता है तो वो क्यों किया जाता है? ताकि श्रिंकेज कम हो, रेजिस्टेंस अगेंस्ट क्रैकिंग बढ़े, और इसके अलावा केमिकल अटैक के अगेंस्ट केमिकल अटैक के अगेंस्ट रेजिस्टेंस बढ़े। यानी कि पोजुलाना जो है वो श्रिंकेज को रजिस्ट करता है या प्रिवेंट करता है, इसके अलावा क्रैकिंग और केमिकल अटैक को भी प्रिवेंट करता है, यानी कि उससे रजिस्ट करता है। मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर इफेक्टिवनेस, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव और उससे कम इफेक्टिव। ऐसे ऑर्डर में अगर हम देखें प्रिजर्वेशन मेथड्स को तो प्रेशर एप्लीकेशन सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है, उसके बाद ओपन टैंक एप्लीकेशन, फिर डिपिंग है, और फिर ब्रश एप्लीकेशन है। ये हैं प्रिजर्वेशन के मेथड्स। अब बात करें ऑक्साइड्स की, उनकी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग, अगर डिक्रीजिंग क्वांटिटी के अकॉर्डिंग अगर हम ऑक्साइड्स की प्रेजेंस की बात करें ओपीसी में तो लाइम, सिलिका, एल्यूमिना और आयरन ऑक्साइड, ये मतलब कह सकते हैं कि लसाव ऐसे है। लाइम, सिलिका, एल्यूमिना और आयरन ऑक्साइड, यानी कि CaO, SiO2, Al2O3 और Fe2O3। स्टार से क्या होता है? द रेडियल स्प्लिट्स which are wider on the outside of the log and narrower towards the pith। जो स्टार शेप होते हैं वो जस्ट अपोजिट साइड, मतलब अपोजिट शेप के होते हैं, यानी कि ये बाहर से चौड़े अंदर से पतले होते हैं। यानी कि ये रेडियल स्प्लिट्स तो होते हैं लेकिन ये वाइड होते हैं आउटसाइड, और जैसे जैसे पिथ की तरफ जाएंगे छोटे पड़ते जाते हैं। और जो हार्ट शेप होते हैं वो जस्ट अपोजिट होते हैं, यानी कि वो हार्ट शेप जो होते हैं अंदर चौड़े बाहर पतले होते जाते हैं, स्टार शेप दिखती है उनकी। क्रशिंग स्ट्रेंथ जो होती है फर्स्ट क्लास ब्रिक की 10.5 MPa से ज़्यादा, सेकंड क्लास की 7.5 MPa से ज़्यादा, और थर्ड क्लास की 5 MPa से ज़्यादा। नॉर्मल कंसिस्टेंसी जो होती है ओपीसी की 30% ली जाती है। फॉर टेंसाइल एंड कंप्रेसिव टेस्ट ऑफ सीमेंट स्ट्रेंथ मोर्टार मिक्स इज प्रिपेयर्ड इन रेशियो। जो टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हम टेस्ट करते हैं सीमेंट के लिए तो जो मोर्टार मिक्स प्रिपेयर किया जाता है उसमें सीमेंट सैंड रेशियो होता है 1:3। क्यूब की स्ट्रेंथ की बात करें 28 डेज पे तो स्टैंडर्ड क्यूब और स्टैंडर्ड सिलेंडर का जो रेशियो होता है स्ट्रेंथ का 28 डेज की स्ट्रेंथ का वो होता है, क्यूब का जो क्यूब की स्ट्रेंथ है वो 1.25 टाइम्स होती है सिलेंडर का, यानी कि क्यूब की स्ट्रेंथ 25% एक्स्ट्रा होती है सिलेंडर से। और या फिर कह सकते हैं कि सिलेंडर की स्ट्रेंथ क्यूब की स्ट्रेंथ का 20% कम होती है।
यानी कि स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब इक्वल टू 1.25 स्ट्रेंथ ऑफ सिलेंडर, या फिर स्ट्रेंथ ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 0.8 इंटू स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब। अकॉर्डिंग टू IS स्पेसिफिकेशंस, जो टेम्परेचर होता है क्रशिंग क्यूरिंग का टेम्परेचर 27 डिग्री लिया जाता है जनरली अकॉर्डिंग टू IS स्पेसिफिकेशन। फाइन एग्रीगेट जो होता है उनका साइज रेंज होता है 75 माइक्रोन से 4.75 mm, और ये जो है 4.75 mm से पास कर जाते हैं, 75 माइक्रोन पे रुक जाते हैं, इनको फाइन एग्रीगेट बोलते हैं। टेरेजो फ्लोरिंग जो होती है स्पेशल टाइप ऑफ एग्रीगेट ऑफ मार्बल चिप्स के एग्रीगेट प्लस उसमें वाइट और कलर्ड सीमेंट हम मिला देते हैं तो टेरेजो फ्लोरिंग बनती है। उसके बाद 1319 है कि फ्लेमिश गार्डन वॉल बॉन्ड क्या होता है। तो फ्लेमिश गार्डन वॉल बॉन्ड होता है इन दिस आफ्टर एवरी 3 or 4 stretchers one header is used in all courses as a brick masonry wall। एक बार फिर से फ्लेमिश गार्डन वॉल बॉन्ड इन दिस आफ्टर एवरी 3 or 4 stretches one header is used in all courses as a brick masonry wall। जो वेनेशियन आर्क होती है वो होती है जो वेनेशियन आर्क होती है VENETIAN, वेनेशियन आर्क जो होती है इसमें जो राइज ऑफ आर्क होता है वो स्पेन से ज़्यादा होता है आर्क के। सॉफिट क्या होती है, अंडर सरफेस ऑफ स्टेयर्स को सॉफिट बोलते हैं। हिप रूफ क्या होती है, हिप रूफ इज द पिच्ड रूफ विच स्लोप्स इन ऑल द 4 डायरेक्शंस। उसका मैक्सिमम पिच इन एनी स्टेयरकेस, किसी भी स्टेयरकेस में जो मैक्सिमम पिच होती है वो 40 डिग्री होती है, और जो स्टेयरकेस की जो रेंज होती है वो स्टेयरकेस की जो पिच की रेंज होती है वो होती है 25 से 40 डिग्री तक। और लेसिंग बार का जो एंगल होता है 40 से 70 डिग्री होता है। एडवांटेजेस ऑफ कंक्रीट पाइल्स ओवर ए टिम्बर पाइल, अगर कंक्रीट पाइल और टिम्बर पाइल में कंपेयर करें तो कंक्रीट पाइल के ये फायदे हैं। पहला कि टर्माइट्स का डिके इसमें नहीं देखा जाता कंक्रीट में। इसके अलावा लेंथ का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसके अलावा इसकी बियरिंग कैपेसिटी भी ज़्यादा होती है। अब परसेंटेज ऑफ फाइन एग्रीगेट्स की बात करें, अगर हमें कंबाइंड एग्रीगेट से एक मिक्स प्रिपेयर करना है तो उसके लिए परसेंटेज ऑफ फाइन एग्रीगेट P इक्वल टू फाइनेस मॉडुलस ऑफ कोर्स एग्रीगेट माइनस फाइनेस मॉडुलस ऑफ कंबाइंड एग्रीगेट अपॉन फाइनेस मॉडुलस ऑफ कंबाइंड एग्रीगेट माइनस फाइनेस मॉडुलस ऑफ फाइन एग्रीगेट। 20 से 25% वाटर जो है वो हमें केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए चाहिए। किसमें, हाइड्रेशन प्रोसेस ऑफ OPC में। जनरली 23% लिया जाता है, 15% वॉइड्स को फिल करने के लिए, और टोटल 38 बनता है। इस प्रकार लाइट वेट एग्रीगेट जो होते हैं वो वोल्केनिक सोर्स से मिलते हैं। इसके अलावा अगर हम शेप ऑफ एग्रीगेट की बात करें तो 3 चीज़ें हम कंसिडर करते हैं। एक तो राउंड एग्रीगेट, ये भी शेप को शो करेगा। इसके अलावा इरेगुलर और पार्टली राउंडेड एग्रीगेट, ये भी शेप से रिलेटेड है। इसके अलावा एंगुलर और फ्लैकी एग्रीगेट, ये भी शेप से है। लेकिन अगर हम बात करें सिंगल साइज एग्रीगेट, तो ये हम बात करते हैं अबाउट कंपोजिशन एंड साइज ऑफ एग्रीगेट इन द मिक्सचर, नॉट अबाउट शेप। तो ये डिफरेंट था उनमें। इसके अलावा फॉर कंक्रीटिंग के लिए तो सरफेस ऑफ रनवेज, रोड्स, पेवमेंट्स, द एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू शैल नॉट एक्सीड 0.3 बाई वेट, यानी कि कंक्रीटिंग करनी है अगर सरफेस है रोडवे, रनवे या पेवमेंट, तो उसके लिए जो एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू है 30% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ड्राई एग्रीगेट जो होते हैं वो मिक्सिंग वाटर से वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए वर्केबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, मीन्स कम कर देते हैं। एग्रीगेट जिनमें कि सरफेस मॉइस्चर होता है वो एक्स्ट्रा वर्केबिलिटी को कंट्रीब्यूट करते हैं, यानी कि ड्राई एग्रीगेट वर्केबिलिटी कम करते हैं, जबकि जो मॉइस्ट एग्रीगेट होते हैं वो जिनमें सरफेस में मॉइस्चर होता है वो वर्केबिलिटी को बढ़ा देते हैं। इसके अलावा अगर हमें बहुत ही हाई स्ट्रेंथ की कंक्रीट चाहिए तो हम वेरी फाइन ग्रेन्ड ग्रेनाइट यूज कर सकते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक्स जो होती हैं उनके एग्जाम्पल हैं लाइमस्टोन, फिलाइट, क्वार्टजाइट और स्लेट। इनमें जो क्वार्टजाइट होता है ये सबसे ज़्यादा वेदर रेजिस्टेंट होता है। हार्ड स्टोन जो होता है वो रबर मेसनरी में यूज होता है।
हार्ड स्टोन जो है, नॉट रबर, हार्ड स्टोन जो है वो रूबल मैसनरी में यूज होता है। अगर 28 दिन की क्यूब स्ट्रेंथ की बात करें ऑफ मास कंक्रीट यूजिंग एग्रीगेट ऑफ मैक्सिमम साइज 5 सेंटीमीटर, एग्रीगेट का मैक्सिमम साइज है 5 सेंटीमीटर यानी कि 50 mm। तो उसके लिए जो 28 दिन की क्यूब स्ट्रेंथ है जो कि जो मास कंक्रीटिंग कर रहे हैं ग्रेविटी डैम में, उसके लिए उनकी जो 28 दिन की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो 200 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर से ज़्यादा होनी चाहिए। इसमें कम लगाया हुआ है, पता नहीं क्यों, चेक करना पड़ेगा इसको। क्वार्टज इज द प्रीडोमिनेंट कंस्टिट्यूएंट रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेनाइट। ग्रेनाइट की स्ट्रेंथ के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है वो है क्वार्टज। और गुड बिल्डिंग स्टोन और क्रशिंग स्ट्रेंथ जो होती है, जो गुड बिल्डिंग स्टोन होते हैं उनकी क्रशिंग स्ट्रेंथ 100 MPa से ज़्यादा होती है। अगर एक डिकम्पोज्ड लेटराइट की बात करें तो उसको हम शिंगल भी कहते हैं। और ग्रेनाइट जो होता है एक प्लूटोनिक रॉक होती है, हमने ये बनाया हुआ है इसमें कि सबसे ऊपर जो लावा अगर सरफेस पे आ जाए तो वोल्केनिक, शैलो डेप्थ पे रह जाए तो हाइपावेसल, और अगर अंदर ही रह जाए तो उसको हम बोलते हैं प्लूटोनिक, जो कि टेक्टोनिक प्लेट्स के अंदर ही रह जाता है। और इनके एग्जांपल जैसे वोल्केनिक, हाइपावेसल और प्लूटोनिक है तो इनके एग्जांपल हैं बेसाल्ट, डोलेराइट और ग्रेनाइट, BDG, VHP, BDG। तो ग्रेनाइट एक प्लूटोनिक रॉक है, B से बेसाल्ट, D से डोलोराइट और G से ग्रेनाइट। गन पाउडर जो होता है, इसके अलावा गन, कॉटन और डायनामाइट, ये तीनों स्टोन की क्वेरिंग में यूज होते हैं, जबकि मार्बल पाउडर जो होता है वो स्टोन की क्वेरिंग में यूज नहीं होता। पेगमेटाइट जो होता है एक इंट्रूसिव इग्नियस रॉक है। IS 1661 स्पेसिफिकेशंस अबाउट सीमेंट प्लास्टर। IS 1661 ये स्पेसिफिकेशंस अबाउट सीमेंट प्लास्टर हमें देता है। इनिशियल सेटिंग टाइम फॉर रैपिड हार्डनिंग सीमेंट जो कि है रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट, इसके लिए इनिशियल सेटिंग टाइम होता है 30 मिनट्स। हाइड्रोलिक लाइम मोर्टार की बात करें तो 28 दिन का क्यूरिंग के बाद जो मॉडुलस ऑफ रप्चर होता है वो 1 Nm² से ज़्यादा होना चाहिए हाइड्रोलिक लाइम मोर्टार के लिए। विकेट प्लंजर जो होता है उसकी जो सेंट्रल नीडल जो होती है वो विकेट प्लंजर के लिए सेंट्रल नीडल प्रोजेक्ट ए सर्कुलर कटिंग एज बाई 0.5 mm। हाइड्रेशन रेट की बात करें तो जो 4 बोगस कंपाउंड है उनमें हाइड्रेशन रेट C3A, C3S, C4AF और C2S। C3A ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट की सबसे ज़्यादा, फिर बात करें रेट ऑफ हाइड्रेशन की तो फिर आती है C3S की ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, फिर C4AF कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट और उसके बाद आती है डाई कैल्शियम सिलिकेट की। कंक्रीट के लिए जो मॉडुलस ऑफ रप्चर होता है वही उसकी फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ के बराबर होता है और उसकी वैल्यू होती है 0.7 √FC। टेम्परेचर रेंज इन सीमेंट किल्न जो होती है, सीमेंट की भट्टी में टेम्परेचर की रेंज होती है 1300 से 1500 डिग्री सेल्सियस। फाइननेस टेस्ट अगर करना है हमें रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट के लिए तो IS नंबर 9 पे जो रेजिड्यू है वो 5% से कम होना चाहिए। किसके लिए? रैपिड हार्डनिंग के लिए। और OPC के लिए 10% है शायद। फिर क्वेरिंग ऑफ स्टोन की बात करें तो क्वेरिंग ऑफ स्टोन जो होता है वो होता है कि जो स्टोन कट कर दिए हमने उनको बाहर निकालना, टेकिंग आउट कट स्टोन्स फ्रॉम द बेड ऑफ रॉक की बेड से। इसके लिए जंपर एक टूल है जो क्वेरिंग ऑफ स्टोन्स में यूज होता है। रिटार्डर क्या होते हैं? इंक्रीज करते हैं सेटिंग टाइम को, और ये जनरली जो ग्राउटिंग होती है डीप ऑयल वेल्स की उसमें यूज किया जाता है। फेरो सीमेंट क्या होता है? फेरो सीमेंट एक इम्परवियस नेचर का सीमेंट होता है और ये शॉक रजिस्ट करने में हेल्प करता है और फॉर्म वर्क की भी नीड नहीं होती फेरो सीमेंट में। इसके अलावा इसकी जो स्ट्रेंथ पर यूनिट मास है वो भी ज़्यादा ही होती है। फेरो सीमेंट की 4 क्वालिटी: इम्परवियस, शॉक रेजिस्टेंट, नो नीड ऑफ फॉर्म वर्क एंड स्ट्रेंथ पर यूनिट मास इज हाई। अब बात करें हाई एल्यूमिना सीमेंट की तो हाई एल्यूमिना सीमेंट जो है उसको प्रिपेयर करने के लिए हम इज प्रिपेयर्ड बाय ग्राइंडिंग ऑफ क्लिंकर्स, वो क्लिंकर्स दैट आर ऑब्टेन्ड बाय
कैल्सिनेशन ऑफ बॉक्साइट एंड लाइमस्टोन। बॉक्साइट और लाइमस्टोन का कैल्सिनेशन करेंगे। कैल्सिनेशन में 800 से 900 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं, उससे हमें क्लिंकर मिलेंगे और क्लिंकर की इंटर ग्राइंडिंग करके हमें हाई एल्यूमिना सीमेंट मिल जाता है। फाइननेस ऑफ सीमेंट को मेजर करने के लिए यूनिट होती है एरिया पर यूनिट मास, यानी कि मीटर स्क्वायर पर केजी में। ओके, उसके बाद अगर देखें तो फाइननेस ऑफ सीमेंट इज मेजर्ड इन यूनिट्स ऑफ एरिया पर यूनिट मास। ठीक है, सीमेंट मोर्टार वर्क है, इसके टाइप हैं, और इसके अलावा सीमेंट सैंड रेशियो। तो अगर नॉर्मल ब्रिक वर्क के लिए सीमेंट सैंड रेशियो होता है 1/6, प्लास्टरिंग वर्क के लिए 1/4, और कनेटिंग के लिए सीमेंट सैंड रेशियो होता है 1/3, और ग्राउटिंग के लिए फॉर ग्राउटिंग ऑफ कैवर्नस रॉक्स, इसके लिए सीमेंट सैंड रेशियो होता है 1/1.5, मिनिमम यही है। उसका साउंडनेस टेस्ट इज यूज्ड ऑन द सीमेंट designed to accelerate the slaking process of the ingredients of cement and to determine the resulting expansion in short time। शॉर्ट टाइम में जो एक्सपेंशन हो रहा है उसको हमें डिटरमाइन करना है, तो उसके लिए साउंडनेस टेस्ट हम यूज करते हैं। सीमेंट में यूज होता है ये, और ये डिजाइंड टू एक्सेलरेट द स्लेकिंग प्रोसेस ऑफ इंग्रेडिएंट्स ऑफ सीमेंट एंड टू डिटरमाइन द रिजल्टिंग एक्सपेंशन इन शॉर्ट टाइम। जो ब्लास्ट फर्नेस लाइक सीमेंट होता है वो मरीन कंस्ट्रक्शन के लिए ब्लास्ट फर्नेस लाइक सीमेंट यूज होता है। साउंडनेस टेस्ट इज मोर प्रेफरेबली यूज्ड फॉर द सीमेंट इन विच वी यूज एक्सेलरेटर्स। तो जिस सीमेंट में हम एक्सेलरेटर यूज करते हैं उसमें साउंडनेस टेस्ट किया जाता है, जनरली ज़्यादा यूज किया जाता है। इसके अलावा इट इज़ टू फाइंड एक्सपेंशन ड्यू टू क्विक सेटिंग एंड हार्डनिंग ऑफ सीमेंट। सीमेंट की जो क्विक सेटिंग और हार्डनिंग है उस वजह से जो एक्सपेंशन होगा उसको मेजर करने के लिए हम साउंडनेस टेस्ट यूज करते हैं। विकेट प्लेंजर जो होता है उसका डायमीटर होता है 10 mm और लेंथ होती है 40 से 50 mm। श्रिंकेज जो है वो जब होगा जब अगर हम कैपिलरी वाटर को रिमूव करेंगे, या फिर जो इंटर लेयर है उसको रिमूव करेंगे, या फिर एडजर्ब्ड वाटर को रिमूव करेंगे, तो श्रिंकेज अकर होगा। इसके अलावा फाइननेस टेस्ट की बात करें ओपीसी पे, अगर हम फाइननेस टेस्ट करें तो रेजिड्यू जो होता है ओपीसी के लिए आईसी नंबर 9 में वो 10% से कम होना चाहिए, और जबकि रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के लिए ये 5% से कम होना चाहिए। और जो वाटर लॉक्ड एरिया हैं उनमें हम सीमेंट मोर्टार यूज करते हैं। इसमें लिखा सीमेंट मोर्टार है, ये लाइम मोर्टार भी हो सकता है, पता नहीं, चेक करना पड़ेगा इसको। इसके अलावा पोजोलाना जो है एक प्लास्टर टाइप्ड बेस मटेरियल होता है। पोजोलाना इज नॉट ए प्लास्टर टाइप्ड बेस मटेरियल, मतलब कि प्लास्टर की टाइप का बेस मटेरियल नहीं है ये। जबकि जो प्लास्टर टाइप्ड बेस मटेरियल है वो हैं सीमेंट, जिप्सम और वुडन लिखा हुआ है, ये प्लास्टर टाइप्ड बेस मटेरियल है। वुडन जो है इज नॉट ए प्लास्टर फिनिश। वुडन की जो फिनिशिंग करते हैं वुड का सरफेस का यूज करके, वो एक प्लास्टर फिनिश नहीं होती। जबकि रफ कास्ट, पेबल डैश और सैंड फेस्ड ये सब प्लास्टर फिनिश होती हैं। कौन कौन सी? रफ कास्ट, पेबल डैश, और ये शायद पेबल्ड ऐश भी हो सकता है, और सैंड फेस्ड, ये सब प्लास्टर फिनिश है। उसके बाद जो हाइड्रोलिसिटी होता है हाइड्रोलिक लाइम की, वो क्ले की वजह से होती है। प्लास्टरिंग को हम पारगेटिंग भी बोलते हैं। वन ऑफ द मेन डिसएडवांटेज जो होती है लाइम मोर्टार की वो होती है कि ये क्विकली सेट नहीं होता। इसके अलावा क्विक लाइम जो होता है CaO को बोलते हैं, जिसको कैल्शियम ऑक्साइड बोला जाता है। लाइम जो होता है सीमेंट स्लरी में ऐड किया जाता है फॉर द टॉप कोट ऑफ प्लास्टरिंग टू स्मूदन आउट द प्लास्टर फॉर ईज ऑफ स्प्रेड। प्लास्टर को स्मूथ करना है ताकि वो इजीली स्प्रेड हो सके, उसके लिए हम लाइम यूज करते हैं सीमेंट स्लरी के साथ टॉप कोट पे। ठीक है, उसके बाद सीमेंट मोर्टार में सैंड को ऐड करने के 3 पर्पज जनरली होते हैं। वो होते हैं एक तो श्रिंकेज को रिड्यूस करना, एक सीमेंट की क्वांटिटी को रिड्यूस करना, और
एक होता है कि सरफेस एरिया ऑफ बाइंडिंग मटेरियल को डिक्रीज करना, यानी कि सीमेंट का सरफेस एरिया डिक्रीज करना। इनिशियल सेटिंग टाइम जो होता है लाइम पोजोलाना के लिए वो होता है 120 मिनट। लाइम पोजोलाना का इनिशियल सेटिंग टाइम होता है 120 मिनट या 2 घंटे। और अगर बात करें इन द कंपोजिशन ऑफ गुड ब्रिक की कंपोजिशन में जो टोटल कंटेंट होती है सिल्ट और क्ले की, वो 50% से कम नहीं होनी चाहिए गुड ब्रिक में। सिल्ट प्लस क्ले शुड नॉट बी लेस देन 50% इन गुड ब्रिक अर्थ। पग मिल जो होती है इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ क्ले। इसके अलावा बर्न्ड क्ले के लिए हम जो बर्न्ड क्ले परफोरेटेड ब्रिक्स होती हैं उनके लिए जो वाटर एब्जॉर्प्शन है वो 15% से कम होना चाहिए। ब्रिक्स जो होती हैं जो वाटर में सोक की जाती हैं बिफोर यूजिंग देम इन मेसनरी फॉर प्रिवेंटिंग डिप्लीशन ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द मोर्टार। मोर्टार से मॉइस्चर कम ना हो या फिर ब्रिक्स मोर्टार से मॉइस्चर को ना सौंप ले, इसके लिए हम उन्हें पहले से ही वाटर में भिगो के रखते हैं ब्रिक्स को। एक्सपेंशन एंड श्रिंकेज इन प्लाई वुड इज लो बिकॉज फाइल्स आर प्लेस्ड एट राइट एंगल्स टू द ईच अदर। जो प्लाई जो होती है प्लाईवुड उसमें एक्सपेंशन और श्रिंकेज कम होता है क्योंकि जो ये प्लाईज होती हैं ये पहली बात तो ऑड नंबर में होते हैं, दूसरी बात ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर या फिर कह सकते हैं कि राइट एंगल पे प्लेस की जाती हैं। इसलिए रिंडगाल की बात करें तो रिंडगाल होता है It is a defect in timber arises due to swelling caused by growth of layers of sapwood over the wounds after branch is cut off। जब ब्रांच को कट कर देते हैं तो जो वाउंड बनते हैं पेड़ के अंदर उसमें स्वेलिंग आ जाती है और सैपवुड की लेयर्स ग्रो कर जाती हैं, उसको रिंडगाल बोलते हैं। रिंडगाल और नॉट ये सिमिलर होते हैं पर सेम नहीं होते। इसके अलावा क्लीवेबिलिटी क्या होता है? ईज विद विच ए वुड में स्प्लिट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ क्लीवेबिलिटी। क्लीवेबिलिटी क्या होता है कि कितनी आसानी से वुड को स्प्लिट किया जा सकता है। मिनिमम अप टू 5%, मतलब ये अगला है 1377 इसमें है कि मिनिमम अप टू 15% मॉइस्चर कंटेंट कैन बी अचीव्ड इन एयर ड्राइंग प्रोसेस ऑफ टिम्बर। जो नेचुरल एयर ड्राइंग करते हैं उसमें मिनिमम मतलब सबसे कम जो हम मॉइस्चर कर सकते हैं वो 15% है, उससे कम नहीं कर सकते, जबकि डिजायर्ड शायद 12% होती है सेप की वैल्यू। इसके अलावा जो बॉचेरी प्रोसेस होता है BOUCHERI, बॉचेरी प्रोसेस इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ग्रीन टिम्बर। बॉचेरी प्रोसेस ग्रीन टिम्बर के ट्रीटमेंट में यूज होता है। शेक्स की बात करें तो द डिफेक्ट्स इन टिम्बर दैट कॉजेज लॉन्गिट्यूडिनल सेपरेशन ऑफ वुड बिटवीन द एन्युलर रिंग्स। एन्युलर रिंग्स के बीच में जो वुड का लॉन्गिट्यूडिनल सेपरेशन होता है उसको हम शेक बोलते हैं। उसके अलावा टिम्बर को हम फायर रेजिस्टेंट बना सकते हैं। कैसे? अमोनियम सल्फेट का एक सॉल्यूशन लो, उसमें टिम्बर को डाल दो, उससे वो फायर रेजिस्टेंट बन जाती है। ओके, उसके बाद एक वुडन सरफेस है, उसमें एक कोट ऑफ प्लास्टरिंग की ज़रूरत होती है। वुड सरफेस रिक्वायर्स 1 कोट ऑफ प्लास्टरिंग। एवरेज लाइफ जो होती है हाई ड्यूरेबल टिम्बर की वो 10 साल से ज़्यादा होनी चाहिए, जबकि टीक वुड की 40 ईयर्स ली जाती है। हार्ड शेक जो होता है वो क्या होता है? हार्ड शेक होता है रेडियल स्प्लिट्स विच आर वाइडर ऑन द पिथ एंड नैरोअर टुवर्ड्स द आउटसाइड ऑफ द लॉग। मैंने बताया था हार्ड शेक जो होते हैं ना वो दिखने में स्टार की तरह होते हैं, यानी कि अंदर चौड़े बाहर पतले, जबकि जो एक हार्ड शेक होता है और एक होता है स्टार शेक। स्टार शेक जो होते हैं स्टार के जस्ट अपोजिट होते हैं, बाहर चौड़े अंदर सकरे होते हैं। अच्छा, IS 1661 यानी कि 1661 ये होता है स्पेसिफिकेशंस अबाउट सीमेंट प्लास्टर। क्लासिफिकेशन ऑफ टिम्बर फॉर सीजनिंग पर्पज इज डन ऑन द बेसिस ऑफ IS 1141 1958। जो सीजनिंग पर्पज के लिए टिम्बर का क्लासिफिकेशन करते हैं हम वो करते हैं IS 1141 1958। वार्पिंग जो है ये क्या होता है? ये डिफेक्ट होता है which develops due to uncontrolled and non-uniform loss of moisture from the wood।
वुड से अगर नॉन यूनिफॉर्म और अनकंट्रोल्ड वे में अगर मॉइस्चर लॉस होगा तो वार्पिंग होगा, डिफेक्ट। इसके अलावा हमने पढ़ा था PHSCB यानी कि पित्त, फिर उसको हम पित्त को मेडुला भी बोलते हैं। फिर हार्डवुड, S से सेपवुड, C से कैम्बियम लेयर और B से बार्क, PHSCB। हार्डवुड जो होता है इसको हम डेडवुड भी बोलते हैं, क्योंकि बिकॉज देयर इज नो मूवमेंट ऑफ सेप इन हार्डवुड। टिम्बर यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम हार्डवुड। जो कंस्ट्रक्शन के लिए जो हम टिम्बर यूज करते हैं वो हार्डवुड से ही ऑब्टेन की जाती है। सेप क्या होता है? सेप इज द सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट्स फ्रॉम द सॉइल एब्जॉर्ब्ड बाय द ट्रीज। सॉइल से जो सॉल्ट का सॉल्यूशन जो ट्री एब्जॉर्ब करते हैं वो होता है। विच बिकम्स ए विस्कस सॉल्यूशन ड्यू टू लॉस ऑफ मॉइस्चर एंड एक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। White lead is used as a common base in oil paints. Creosote oil is a timber preservative which belongs to tar oil type group. Creosote oil जो होता है टिम्बर प्रिजर्वेटिव होता है जो कि टार ऑयल टाइप ग्रुप पे से बिलोंग करता है। मोस्ट ड्यूरेबल वार्निश जो होती है ऑयल वार्निश होती है, और क्रेओसोट ऑयल जो होता है वो टिम्बर प्रिजर्वेटिव होता है जो टार ऑयल टाइप ग्रुप से बिलोंग करता है। उसके बाद 1394 ये है कि डिस्टेम्पर इज यूज्ड ऑन प्लास्टर्ड सरफेस नॉट एक्सपोज्ड टू वेदर। डिस्टेम्पर जो होता है वो ऐसी प्लास्टर सरफेस पे किया जाता है जो वेदर को एक्सपोज्ड नहीं है। IS 456 जो होता है वो देता है डिटेल्स रिगार्डिंग वाटर टू बी यूज्ड इन कंक्रीट। IS 456 gives details regarding water to be used in concrete. Flexural strength of concrete is determined as modulus of rupture, और modulus of rupture ही flexural strength of concrete होता है। ये निकाला जाता है 0.7√FC से। Transport of concrete by pumps is done for a maximum distance of 400 मीटर। पंप से अगर हमें कंक्रीट ट्रांसपोर्ट करना है तो मैक्सिमम 400 मीटर तक कर सकते हैं। कंक्रीट सैंपल के लिए जो मैच्योरिटी होती है M, वो होती है समेशन ऑफ टाइम इनटू टेम्परेचर। स्क्रीडिंग की बात करें तो स्क्रीडिंग इज द ऑपरेशन ऑफ रिमूविंग हम्प्स एंड हॉलोज फ्रॉम द यूनिफॉर्म कंक्रीट सरफेस। स्क्रीडिंग क्या होता है कि हम्प्स और हॉलोज रिमूव करने होते हैं यूनिफॉर्म कंक्रीट सरफेस से। ये 3 ऑपरेशन होते हैं जिसमें लास्ट होता है ट्रोलिंग, इनके बीच में और आता है स्क्रीनिंग के बाद में एक और आता है वो पता नहीं क्या होता है, उसमें सरफेस को प्लेन करते हैं लंबे से उससे। और जो ट्रोलिंग होता है उसमें कन्नी से यूज करते हैं बिल्कुल स्मूथ सरफेस बनाने के लिए। कॉम्पैक्शन फैक्टर की बात करें तो मास ऑफ पार्शियली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट ये 1400वां है। कॉम्पैक्शन फैक्टर इज मास ऑफ पार्शियली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट अपॉन मास ऑफ फुल्ली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट।